रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया। जामिया कम्युनिटी रेडियो सुनने वालों को शकील अख्तर का आदाब कबूल दोस्तों। एक बार फिर हम हाजिर हैं स्टूडियो में और हमारे साथ डॉक्टर इरम खान तशरीफ़ रखती हैं। ई एजुकेशन सीरीज़ के तहत आज हम बात करेंगे डॉक्टर इरम खान से ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी पार्ट 2, यानी कि एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए जो सहूलतें दी गई हैं और उसका इक्विटेबल यूज़ के लिए जो बात कही गई है उनकी तफसील बताएंगी डॉक्टर इरम खान। हाँ डॉक्टर इरम खान, हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपने स्टूडियो में और मैं चाहता हूं कि आप तफसील से इस बात को बताएं कि जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है और उसका इस्तेमाल हर तबके के लोग कैसे कर सकते हैं और उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सामीन, आइए सुनते हैं डॉक्टर इरम खान से उनकी ये गुफ्तगू। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका जो 24वां चैप्टर है जो कि टेक्नोलॉजी और उसके इक्विटेबल यूज़ के ऊपर बेस्ड है, उसके इस दूसरे हिस्से में आज मैं बात करूंगी पॉलिसी रिकमेंडेशंस जो ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड हैं। और इसके अलावा ये जो बात है ये इस चीज़ पे भी मुनहसर होगी कि कैसे हम इंश्योर करें, कैसे हम इस बात को पूरी तरह से इसकी कोशिश करें कि हम टेक्नोलॉजी को इक्विटेबली, यानी हर किसी को टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो करना आए और हर कोई उससे फ़ायदा उठा सके। इस चीज़ को कैसे गवर्नमेंट ने इंश्योर करने की कोशिश की है। जो 24वां चैप्टर है उसका जो चौथा हिस्सा है वो ये बात करता है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ सभी जानते हैं, इसको इस्टेब्लिश हम कर चुके हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ बहुत अहम हैं। लेकिन अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को टीचिंग और लर्निंग के सभी लेवल्स पे, यानी कि स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन कॉलेज लेवल तक हम इसको चाहते हैं कि ये पूरी तरह से लोग इसे यूज़ करने लगें, तो उस केस में ऐसी कौन सी पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिन्हें इनिशिएटिव के तौर पे हमें लेना पड़ेगा। तो ये वाला जो 24.4 वाला हिस्सा है इसमें ये छोटे छोटे से रिकमेंडेशंस दे दिए गए पॉइंट वाइज। अब देखिए, पहला जो रिकमेंडेशन है उसका हेडिंग है, उसका टाइटल है पायलट स्टडीज़ फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। पायलट का मतलब होता है कि हम कोई भी बड़ा एक्सपेरिमेंट करने के पहले उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक छोटे से हिस्से को एक छोटे से सैंपल पे करके देख लेते हैं कि उसका क्या सक्सेस रेट है, क्या वो सही से हो रहा है या नहीं, क्या उसे एक स्केल पे करने के लिए, मतलब एक बड़े पैमाने पे करने के पहले हम उसके जो टूल्स हैं, उसके जो तमाम वेज ऑफ डूइंग है, उन सब में कोई तरमीम कर लेने से हम ज़्यादा बेहतर रिजल्ट पा पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने ये जो पहला पॉइंट इसका बनाया है वो ये कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को जब स्कूल्स में कॉलेजेस में करने के लिए कहेंगे तो उसके पहले हम ज़रा चेक कर लें कि कौन सी चीज़ सबसे इफ़ेक्टिव हो रही है। तो पहला पॉइंट यही कहता है। और इसको करने की, ये पायलट्स को करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? मैंने एक हिस्सा था प्रोग्राम का जो 23वां जो चैप्टर था उसमें बात की थी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF की, जिसका एक बहुत अहम रोल होगा जब जो ऑनलाइन एजुकेशन और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन है वो हर जगह पे पहुंच चुकी होगी। ये ज़िम्मा दिया गया NETF को, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, NIOS को, IGNOU, तमाम IITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NITs वगैरह को ये ज़िम्मा दिया गया कि आप पायलट कीजिए, छोटे छोटे सैम्पल्स के ऊपर स्टडीज़ कीजिए कि कौन सा वाला टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट, ऑनलाइन एजुकेशन का एस्पेक्ट सबसे बेहतर काम कर रहा है, ताकि जो सबसे बेहतर काम कर रहा है अगर उसमें कोई तरमीम की ज़रूरत नहीं है तो वैसे ही, और नहीं तो उसमें चेंजेस के बाद उससे बड़े पैमाने पे हम इम्प्लीमेंट कर सकें, जिससे कि अगर कोई लॉस होना है तो वो कम हो और फ़ायदा होना है तो वो ज़्यादा हो। तो ये पायलट्स का ये एक मेन मकसद होता है
जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम सबसे पहले तो पायलट करेंगे और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। इन पायलट्स के दौरान हम ये भी देखेंगे कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उसके इस्तेमाल की हम सलाह दे रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्या दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म बना करके दे दिया, मशीन दे दी, अब उस मशीन के अंदर कच्चा माल हमने दिया ही नहीं, तो बनाएंगे क्या। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ई कंटेंट बनाने को कहा गया। ई कंटेंट बनाइए और मयारी ई कंटेंट बनाइए। ऐसा ना हो कि आपने ई कंटेंट बनाया और उसके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड है, या ऐसा है कि उसमें कोई किसी के लिए वो डेरोगेटरी हो, या उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट की, कंटेंट की का इशू है उसमें। तो इस वजह से ये कहा गया कि आप कंटेंट को डेवलप करें और ऐसा कंटेंट हो जो स्टैंडर्ड हो, और फिर इन पायलट स्टडीज़ में उसको यूज़ करने के बाद ही उसे पब्लिक के लिए रिकमेंड किया जाए। अगला जो पॉइंट है जो इस सजेशन में पायलट स्टडीज़ के बाद आता है, दैट इज़ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सब जानते हैं, जो भी सामान जिसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो कुर्सी मेज़ हो, टेबल हो, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सबको हम इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा मानते हैं। बिल्डिंग भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होती है। लेकिन अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं करती हूँ तो जाहिर है कि वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम डिजिटली कनेक्ट होते हैं, और उसमें इंटरनेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है कि हम डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। मगर ये ज़रूरी नहीं कि हर गांव में, हर शहर में, छोटे शहरों में ख़ास करके इंटरनेट बहुत अच्छी स्पीड में हो। इस चीज़ के लिए भी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगी, कि हम कुछ ऐसे डिवाइसेस बना देंगे जो कि इंटरनेट को, अगर पूरे महीने इंटरनेट सिर्फ एक दिन मिल रहा है उस इंस्टीट्यूशन में, तो वो जो डिवाइसेस होंगी वो महीने के 28-29 दिन बिना इंटरनेट के भी आपको जितना कंटेंट चाहिए वो प्रोवाइड कर रही हैं। पूरे स्कूल में एक डिवाइस लगा दी गई जो कि एक तरह से इंटरनल सिस्टम का हिस्सा है। वो इंटरनल सिस्टम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दैट इज़ कॉल्ड एज इंट्रानेट। वो इंट्रानेट आपको दे दिया जाए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत। और हफ्ते में किसी एक दिन, महीने में किसी एक दिन भी अगर इंटरनेट हाई स्पीड में आया तो जो नेशनल लेवल पे नई नई चीज़ें जोड़ी गई होंगी उस एक दिन में वो सब अपने आप को अपडेट कर लेंगी इस डिवाइस के ज़रिए। और इसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे पायलट्स करने के बाद कुछ इंस्टीट्यूशंस में इंस्टॉल भी किया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक अहम बात थी। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंश्योर करने के लिए ICT एट स्कूल स्कीम भी है। इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग भी है, जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हायर एजुकेशन के कोर्सेज़ को डेवलप किया जाता है। ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं ये सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ICT एट स्कूल स्कीम है उसके तहत 10 लाख रुपीस की स्कीम में अमाउंट है जो दिया जाता है उन स्कूल्स को जो सरकारी स्कूल है। वो 10 लाख रुपए में टीचर्स और प्रिंसिपल और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिल के ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। लैपटॉप चाहिए, टैबलेट चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, माइक्स चाहिए। वो ICT के इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने के लिए जो भी इस्तेमाल हम करना चाहते हैं उन्हें हम ख़रीद सकते हैं थ्रू दिस ICT एट स्कूल स्कीम, जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आती है। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है, और ये यहाँ पॉलिसी में भी बोला गया है। अगला जो पॉइंट है वो है ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म एंड टूल्स। ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स की जब मैं बात करूंगी तो यहाँ पे वो नाम नहीं है, लेकिन मैं लेना चाहूँगी नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जो कि 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है उससे लॉन्च की गई थी। और ये एक ऐसी रिपोजिटरी हुआ करती थी जो कि इंडिया की पहली और अकेली रिपोजिटरी थी जहाँ पे तमाम ऑनलाइन रिसोर्सेज को रखा गया था। इस टाइम पे ये रिपोजिटरी दीक्षा प्लेटफॉर्म के साथ मर्ज हो चुकी है। ऐसे ही 2015 में स्वयं प्लेटफॉर्म को बनाया गया। स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन कोर्सेज को अपने
को एक जगह देता है। ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को रखा जाता है और वहाँ से उनको लोग उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एंट्री लेते हैं और कोर्सेज को करते हैं। और दीक्षा प्लेटफॉर्म जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक शाहकार है, जो कि ये कोशिश करता है कि तमाम टीचर्स, तमाम टीचर एजुकेटर्स, तमाम बच्चे सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। ये दोनों, स्वयं और दीक्षा, ये दोनों पैरेलली काम कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स और टूल्स को प्रोवाइड करने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और इनके ऊपर दूसरे लोग मेहनत कर रहे हैं। लोगों को, टीचर्स को ये सलाह दी जाती है कि आप अपने रिसोर्सेज को बनाइए, इवैल्यूएशन के बाद उसको दीक्षा के अंदर एक सेक्शन है जिसका नाम है विद्यादान, उसके तहत आप वहाँ पे डाल दीजिए। अब क्या होगा कि एक बार जब वो कंटेंट पब्लिक हो गया तो उसको जितने भी टीचर्स चाहें देख सकते हैं, जितने भी टीचर्स चाहें यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एक बॉटनी की टीचर हूँ और मैंने फोटोसिंथेसिस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया और उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, और उस एक्सपेरिमेंट की रिकॉर्डिंग को मैंने क्लीन करके, एडिट करके और वहाँ विद्यादान में दे दिया। अब ये जो रिसोर्स है, इसको मेरे जैसे जितने भी टीचर्स हैं, क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है और फ्री में अवेलेबल है, उसे देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अपने क्लासरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह की कोशिशें की गई हैं और ये ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स के तहत ही पॉसिबल हो पाया है। अगला जो पॉइंट ये कहता है, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल रिपोजिटरी एंड डिसेमिनेशन। ऐसे प्लेटफॉर्म्स के अलावा उन प्लेटफॉर्म्स पे क्या मटेरियल जाएगा, इससे भी मेक श्योर किया जाए। चाहे वो गेम्स, क्योंकि गेम्स को अभी बहुत तवज्जो दी जा रही है, गेम्स, प्ले, ये सब माना जाता है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है। हम लोग पढ़ाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में कि प्ले जो होता है दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। बच्चा जब पैदा होता है, उसके कुछ दिन बाद जब वो थोड़ा हाथ पांव हिलाना शुरू करता है, तो वो जो अपने हाथ पैर हिला रहा होता है, वो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्ले। वो ऐसा खेल है जो वो अपने आप में खेलता रहता है। वो अनऑक्युपाइड प्ले है जिसके लिए उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में खेलता रहता है। और ये खेलने की जो प्रोसेस है, ये जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अलग अलग तरह के खेल वो खेलता है और उससे उसका मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हर तरह का डेवलपमेंट जो आपस में जुड़ा हुआ है वो होता रहता है। गेम्स जो हैं, जो जिसमें आपका मैक्सिमम मोटर डेवलपमेंट इंश्योर करते हैं, उनको भी लर्निंग का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। गेम्स सिमुलेशन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ जो सिमुलेशन है उसकी मैं बात करूँ तो, जो बिल्कुल सेम वैसा ही एहसास कराता है जैसा कि आप एक्चुअली वो काम कर रहे हैं। अगर आप हवाई जहाज़ उड़ाते तो उस टाइम पे आपको जैसा एहसास होता, एक सिमुलेटर है, उस पर आप बैठे हैं और आप उस सिमुलेटर को यूज़ कर रहे हैं जो कि हवाई जहाज़ उड़ाने का एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। आपको सेम वही एक्सपीरियंस होगा जो कि हवाई जहाज़ उड़ाते वक्त एक पायलट को होता है। अब ये क्या है? ये एक तरह से अगर पायलट की ट्रेनिंग देने के टाइम पे ये सिमुलेटर यूज़ किया जा रहा है, तो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग अ लर्निंग। इन टीचिंग हम लोग भी सिमुलेशन कराते हैं। सिमुलेशन टीचिंग में क्या करते हैं कि जो बच्चे हैं, जो टीचर ट्रेनीज़ हैं, जो आगे चल के टीचर बनने वाले हैं, एक्चुअल स्कूल में जाने से पहले वो लोग अपने ही साथियों को पढ़ाते हैं। अपने ही साथी, जो उनके साथी हैं, वो सब बच्चे बन जाते हैं और उनमें से उनका ही एक साथी खड़े होकर के पढ़ाता है। क्लासरूम की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है जो कि एक आर्टिफिशियल सिचुएशन है। ये आप याद रखिए, सिमुलेशन ऑलवेज इज़ अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल सिचुएशन, वेयर जो आर्टिफिशियल सिचुएशन है वो आपको एक्चुअल सिचुएशन में जाने के लिए तैयार करने की एक कोशिश है। तो ये जो कंटेंट क्रिएशन है, ये हर तरह का कंटेंट, गेम हो, सिमुलेशन हो, उसमें बहुत सारी ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का मतलब जहाँ रियल जैसा लगने वाला कुछ जुड़ा हुआ हो, वो एक्चुअली तो रियल नहीं है। जैसे अगर आपको शूटिंग सीखनी है, अब आप कबूतर को मारेंगे अगर, तो कितने कबूतर मर जाएंगे? वो तो बहुत गलत बात होगी, अलाउड भी नहीं है। लेकिन अगर एक सिमुलेटर है जहाँ पे सिर्फ उसकी एक इमेज आती है और जिसको आपको शूट करना है, और वो शूटिंग जो हो रही है वो भी ओरिजिनल की तरह ही लग रही है लेकिन ओरिजिनल नहीं है, ऐसी सिचुएशन में आप जितना चाहे उतने प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस करिए और
माहिर शूटर बन सकते हैं आप, क्योंकि उस सिमुलेटर में जो आप एक्शंस कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि एक्चुअल सिचुएशन में किए जाते। ऐसे ही इस तरह के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और सिमुलेटर्स को डेवलप करने की बात करी गई, जिसमें कि ऑगमेंटेड रियलिटी जुड़ी हुई हो, वर्चुअल रियलिटी जुड़ी हुई हो, मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपको कंटेंट डेवलप करने की बात कही गई, ताकि वो बच्चे जो अंग्रेज़ी नहीं जानते या वो हिंदी नहीं जानते, अपनी जो ज़बान है उसमें भी पढ़ाई कर सकें। रिसोर्सेज इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, ताकि हर जगह के बच्चे उस कंटेंट को बेस्ट पॉसिबल वे में हासिल कर सकें। तो ये वाला जो पार्ट है वो इस चीज़ को डील करता है। अगला जो पार्ट है वो पूरी तरह डिपेंडेंट है एड्रेस करने पर डिजिटल डिवाइड को। मैंने पहले भी बताया कि जो डिजिटल डिवाइड है ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और अभी हम लोग रेडियो पे बात कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि जो कम्युनिटी रेडियो है उसको और रेडियो को इंडिया में डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाने वाला बेस्ट पॉसिबल वे माना जाता है। कैसे, ये भी एक क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर दूंगी आपको अभी। कम्युनिटी रेडियो को एक ज़माने से यूज़ किया जा रहा है, और जब इंडिया में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को डेवलप किया जा रहा था, ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए जा रहे थे जो कि किसानों को हेल्प कर सकें, और वो लोग जो किसी भी तरह से कोई भी उपज करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया, पूरी इंडिया जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो खेती है उसको बेहतर तरीके से करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ किसानों तक पहुँचे कैसे, ये एक सवाल था। भाई कानपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या किसी एक जगह दिल्ली में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी बना दी गई। अब ये जो टीचर्स हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं, ये हर जगह तो नहीं जा सकते। छोटे छोटे गांव, और टीवी भी उस वक्त इतना ज़्यादा सब जगह नहीं पहुंचा हुआ था। तो रेडियो ने जान बचाई। रेडियो वॉज द लाइफ सेवर। रेडियो पे कृषि दर्शन जैसे प्रोग्राम्स आते थे, छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम्स आते थे जो किसानों को के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। किसानों को कब क्या चीज़ चाहिए, खरीफ की फसल का वक्त है, इस वक्त खरीफ की फसल बोई जानी है, क्या क्या परेशानियां होती हैं, ये साइंटिस्ट को, जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं, उनको पता था। उनको पता होता है, वो यही चीज़ पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो वो लोग उन चीज़ों के क्वेश्चंस और आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस तो आते थे किसानों से, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल होते थे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको वो बताया करते थे, जिससे कि घर घर में हर किसान को इतनी आसानी हुई, और इस चीज़ को महसूस किया गया कि कितना ज़बरदस्त टूल है एजुकेशन का रेडियो। रेडियो ने एक और इसका भी मुझे ये मेरा खुद का तजर्बा है। कश्मीर में आमतौर से ऐसा होता है कि कश्मीर चूँकि कई बार प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में रहता है, वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ द मिलिटेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। वहाँ अगेन रेडियो एक ऐसा टूल बन के उभरा, जो कि कम्युनिटी रेडियो, ख़ास करके टीचर्स ने कम्युनिटी रेडियो के इस्तेमाल से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। उन्होंने उस रेडियो स्टेशन पे जा कर के वहाँ से उस फ्रीक्वेंसी को लेकर के और वहाँ पे अपनी क्लासेस दी, जो कि घरों में। और एक और मैं आपको एग्जांपल दूँ, जो कि मुझे एक टीचर ने ही बताया कि उन्होंने अपने घर में लाउड स्पीकर लगवा दिया था। अपने घर के बाहर जो उनके छत के पास एक लाउड स्पीकर लगवा दिया था। तो उससे क्या फ़ायदा होता था कि आसपास के जितने ऐसे बच्चे थे जिनके घरों में शायद रेडियो भी ना रहा हो, क्योंकि बहुत ही एक रूरल सोसाइटी की ये बात है, तो उस लाउड स्पीकर के ज़रिए उन बच्चों ने पढ़ाई की अपने घर के अंदर बैठ करके, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं है कि बच्चे बाहर निकल के आ सकें। तो ऐसे केस में भी बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी। तो ये जो डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करने की बात है, इसमें रेडियो का बहुत अहम रोल रहा है। और टीवी और जो दूसरे यूट्यूब, अब मैं यहाँ पे नाम ही ले लेती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते बच्चों को एक रिसोर्स चाहिए और वो उन्हें नहीं मिल रहा,
तो ऐसे बहुत सारे टीवी के चैनल्स हैं, रेडियो चैनल्स हैं। ज्ञान वाहिनी का नाम से एक चैनल है, रेडियो का एक फ्रीक्वेंसी है। आप उस पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी मिल जाएंगे, जिनको सुन करके यू कैन लर्न। इन द सेम वे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हैं, जिनको जब ज़रूरत हो आप जिस भी टाइम पे आपको कन्वीनियंट है, आपको लगता है कि अभी मेरे पास तो एक किताब है जिसे मैं समझ नहीं पा रही और टीचर भी नहीं है सामने जिससे मैं पूछ लूँ, या कोई मदद करने वाला नहीं है, तो वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम आपने देखा और उसको जितनी बार चाहे आप रिवाइंड करके, जितनी बार चाहे आप उसको आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो वो एक टीचर से भी बेहतर रिसोर्स, क्योंकि टीचर को तो आप बार बार पूछेंगे तो शायद वो इरिटेट हो जाएं। आपने 10 बार एक ही सवाल पूछा, आपको नहीं समझ में आ रहा, और 10 बार एक ही सवाल करेंगे तो उनको गुस्सा आ जा सकता है। लेकिन ये जो वीडियो रिसोर्स आपके पास है, आप इसको 10 या 20 बार भी रिवाइंड करके देखें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ समथिंग विच हैज़ लिबरेटेड दी ऑडियंसेस। लिबरेटेड मतलब आज़ादी दी है, एक सचमुच की आज़ादी। हर कोई अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकता है। ये रियल डेमोक्रेसी है इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग पीपल। और डिजिटल डिवाइड इससे बहुत हद तक दूर होती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी अगर मेरे पास आज एक फ़ोन नहीं है और मैं अपने दोस्त के फ़ोन पे कुछ देख रही हूँ तो भी मैं अपनी पढ़ाई कवर कर सकती हूँ। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे चूँकि कनेक्टिविटी नहीं आती, गांव में रहता है बच्चा, बच्चों ने मुझे खुद बताया ये चीज़ कि हम किसी टीले पे चले जाते हैं मैम, टीला है गांव में एक, वहाँ पे आता है कनेक्शन, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे 2-3 और साथी हैं, वो भी वहीं चले जाते हैं, और जब तक क्लास होती है हम वहीं पे बैठे होते हैं, और जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो हम वापस आ जाते हैं। तो ये है एक इंडिया की सिचुएशन, इंडिया के गांव की रूरल सोसाइटी की सिचुएशन। और ये डिजिटल जो डिवाइड है ये कितनी वास्ट है आप समझ सकते हैं, लेकिन इसको दूर करने के लिए जो जज्बा है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इंडिया के लोगों में है। अगला जो पॉइंट ये एड्रेस करता है, दिस इज़ समथिंग जो मुझसे बहुत पूछा गया, इस पे बहुत सवाल हुए जब मैं जामिया के स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग करवा रही थी। 300 टीचर्स टोटल हैं और हम लोगों ने उसके कई फेजेस में ट्रेनिंग कराई। शुरुआती दौर था पैंडमिक का, तो कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं या फिज़िक्स पढ़ाते हैं। उनका ये सवाल होता था कि हम प्रैक्टिकल कैसे कराएंगे मैडम? अच्छा ठीक है, हम थ्योरी तो पढ़ा देंगे गूगल मीट से और इससे उससे, प्रैक्टिकल कैसे कराएंगे? तो उसका भी सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट ने भी दिया है और उसका सॉल्यूशन बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने भी दिया है, और मैं वही बताती हूँ जो फ्री एंड ओपन होता है। तो जो वर्चुअल लैब्स करके एक सेक्शन है, वर्चुअल लैब्स में एक तो है कि वो स्कूल के बच्चों के लिए वर्चुअल लैब्स, वर्चुअल लैब मतलब एक ऐसी लेबोरेटरी जिसमें आपको एक्चुअली लैब में नहीं जाके काम करना, बल्कि आप सब कुछ वर्चुअली कर सकते हैं। और अमृता विश्वविद्यालय जो साउथ में है, उन्होंने एक वर्चुअल लैब बनाई है जिसका नाम है ओ लैब। आप उसको ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए सिर्फ ओ लैब डालेंगे गूगल पे तो वो आ जाएगा सामने आपके। उन्होंने क्या किया है, 9, 10th, 11th, 12th के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये इतने सब्जेक्ट्स में तमाम जो कंटेंट है उसको, प्रैक्टिकल कंटेंट को सिमुलेट कर दिया। सेम वही चीज़ जो आप लैब में करते उन्होंने वहाँ पे डाल दिए। और ऐसे इस तरह के एक्सपेरिमेंट के तरीके उन्होंने डाले हैं कि जब हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो हम कोई केमिकल डालते हैं, उसका कुछ अमाउंट डाला, उसके बाद फिर जो रिज़ल्ट है वो चेक करते हैं और उसके बेसिस पे हम इन्फरेंस निकालते हैं। वो सब चीज़ आप कर सकते हैं घर में बैठे सिस्टम के ऊपर। वहाँ पे बोला H2SO4 का इतना अमाउंट डालिए, उसके बाद ये होगा, फिर आपने अगर उसका 2% डाला तो ये होगा, 4% डाला तो ये हो गया। एवरी थिंग इज़ लाइक वेरी मच क्लियर इन दैट ओ लैब। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वी लैब्स। वी लैब्स जो है वो हायर एजुकेशन के लिए है, और इसको बनाने के लिए जो 12 IITs हैं उनका इसमें कंट्रीब्यूशन है। इसको दिल्ली में इसका सेंटर है, हेडक्वार्टर है दिल्ली IIT जो है, IIT दिल्ली, दैट इज़ बेसिकली गवर्निंग दी वी लैब्स। और ये हायर एजुकेशन लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हर एक लेवल के एक्सपेरिमेंट्स एंड जो प्रयोग होते हैं उन सबको
ये वर्चुअल लैब्स यानी वी लैब्स का जो सिस्टम है उसके ऊपर डाल दिया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआईटी ने बना दिया, इवन वो इंस्टीट्यूशंस जो आईआईटी से अलग हैं लेकिन वो सिमुलेशंस बनाते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस भी वी लैब के मेंबर हैं, उन्होंने भी अपने सारे सिमुलेशंस यहाँ दे दिए हैं। ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशन का नाम मैं लेना चाहूँगी जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है फेट, PHET, फेट, जो कि अमेरिका, मतलब इट इज़ फ्रॉम कोलोराडो, फेट कोलोराडो। इसको अगर कभी आप जाएं, इसको विज़िट करेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए भी सिमुलेशंस हैं। छोटे छोटे बच्चे जो प्राइमरी KG नर्सरी में पढ़ते हैं उनके लिए भी सिमुलेशंस हैं, उनको पढ़ाने के लिए भी कोई अगर उनको एक्सपेरिमेंट करा के दिखाना है तो उसके लिए भी उन्होंने सिमुलेशंस बना रखे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस पॉइंट के अंदर कवर होती हैं और ये हर किसी के लिए है, चाहे वो सोशली इकोनॉमिकली डिप्रीव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो या दोज हु आर एफ्लुएंट, ये सब के लिए यूज़फुल है। अगला पॉइंट है ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव्स फॉर टीचर। ये मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ और यहाँ पे ये पेक्यूलियर तरीके से दिया गया है कि टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, वो हमें करानी है, तभी हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अच्छा पढ़ाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई टीचर ऐसा है जो कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है तो उसे कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए, उसे कुछ किसी तरह का आप अवार्ड दे दीजिए, रिकॉग्निशन दीजिए। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है लेकिन दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर एवरी टीचर कि ICT अवार्ड्स होते हैं, टीचर्स के लिए अवार्ड्स हैं। वो टीचर्स जो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं वो इन अवार्ड्स के लिए अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। जो वो कर रहे हैं उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करें और उसके बाद फिर अपना पर्चा भरें और उसका इवैल्यूएशन होता है और फिर उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड देते हैं। हर साल ये अवार्ड्स होते हैं और अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पे जाएं या फिर NCERT की साइट पे आप चले जाएं। इसके बाद अगला है ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन। ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और आपने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि आजकल जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने जो एग्ज़ाम्स हैं वो NTA के ज़रिए ही करा रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक जगह एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, टीचर्स की एनर्जी भी कम वेस्ट होती है पेपर्स बनाने, उसके मॉडरेशन एंड ऑल में। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो एक्सपर्ट्स की मदद लेके पेपर बनाता है और असेसमेंट करा लेता है। और ऐसे ही दूसरे भी इंस्टीट्यूशंस और स्कीम्स हैं जैसे नेशनल असेसमेंट सेंटर या जिसको हम परख भी कहते हैं, ये भी इस काम को करता है और असेसमेंट करने के बेहतर तरीक़ों को के ऊपर रिसर्च करके 21st सेंचुरी स्किल्स को इस्तेमाल करे जाने के लिए ये जो काम है वो किया जा रहा है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसके ऊपर हम आगे भी बातचीत करेंगे जिसमें मैं ब्लेंडेड मॉडल्स ऑफ लर्निंग और स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरम खान कि आपने ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत तफसील से 2 किस्तों में आपने ये बात बताई। पहली किस्त इससे पहले नशर हो चुकी है, इसके बाद दूसरी किस्त में आपने इसको और तफसील से सुनने वालों को बताया। आप स्टूडियो में आई, आकर के आपने इतना वक्त दिया और इस टॉपिक पर आपने बहुत ही विस्तार से तफसील से गुफ्तगू की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया।